अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का हमारा 4th लेक्चर है और उसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन टू डिफरेंट इममिसिबल लिक्विड्स। इममिसिबल मीन्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। दो ऐसे लिक्विड्स लेंगे हम जो आपस में डिसॉल्व ना होते हों, लेकिन जो सॉल्यूट है जिसको हम अलग करना चाहते हैं वो उनमें से एक लिक्विड में कम सॉल्युबल होगा और दूसरे लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है। यूजुअली आमतौर पर हम इसमें वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये दो लिक्विड्स लेते हैं। ठीक है, आपको इन डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह ये एक मिक्सचर मौजूद है हमारे पास, इसमें से हम कंपोनेंट्स को दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स की मदद से अलग कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट जिस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उस सॉल्वेंट के साथ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। इस मकसद के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है आमतौर पर वो इस तरह का सेपरेटिंग फनल होता है। ये दोनों शेप सेपरेटिंग फनल्स की हैं। ठीक है। इनके नीचे एंड जो ओपनिंग होती है, ऊपर ओपनिंग सॉल्वेंट्स डालने के लिए होती है और जो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं अलॉन्ग विद देयर सॉल्वेंट्स वो नीचे से करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर टैप लगी होती है। ठीक है। इस डायग्राम में आपको शो किया गया कि कैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है। ये हमारे पास एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, जिसके अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि वाटर में कम सॉल्युबल हैं। हम इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके इसे सेपरेट करना चाहते हैं ताकि बाकी इम्प्योरिटीज़ यहीं रह जाएं, सिर्फ ये पार्टिकल्स जो हैं, ये कंपोनेंट जो है ये सेपरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऊपर जिस तरह ये लेयर नज़र आ रही है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे। जिस तरह पानी के अंदर तेल डाल दिया जाए, वो उसमें हल तो नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, अलग अलग अपनी लेयर्स बना के रखेंगे। इसको जब शेक किया जाएगा, हिलाया जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी देर हम इसको पड़ा रहने देंगे तो ये कंपोनेंट्स जो हैं, सॉल्यूट के कंपोनेंट्स, उस लेयर में मूव कर जाएंगे जिसमें ये ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं या ज़्यादा सॉल्युबल हैं। अब देखें, ये ब्लैक कलर के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो क्योंकि ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा सॉल्युबल थे तो वो उसमें शिफ्ट हो गए, चंद एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रह गए। तो अब हम इसमें से जब हम ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट करेंगे तो कंपोनेंट उसके साथ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि जो आपने मेंशन करनी है, लिखनी है आपने। तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच a solute can be separated from a solution by shaking the solution with a solvent in which the solute is more soluble and the added solvent does not mix with the solution। ठीक है। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। जिस तरह से फिल्ट्रेशन आपने देखी, एक सेपरेशन टेक्निक, प्योरिफिकेशन टेक्निक है जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करती है सॉल्वेंट में से। इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन आपने देखी जो सॉल्युबल पार्टिकल्स को भी अलग कर सकती है सॉल्वेंट में से। अब ये जो टेक्निक है इसकी ख़ास बात ये है कि ये लिक्विड के अंदर से किसी कंपोनेंट को अलग करने के लिए, सॉल्यूट को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि उसमें डिसॉल्व तो हुआ है लेकिन उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। उसको अगर हम कोई और सॉल्वेंट डाल दिया जाए उसी सॉल्वेंट के अंदर, पहले सॉल्वेंट के अंदर, तो उसमें वो ज़्यादा डिसॉल्व होकर सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस टेक्निक के अंदर कि एक सॉल्यूट को हम सोल्यूशन में से अलग करेंगे, उस सॉल्यूशन को किसी सॉल्वेंट के साथ शेक करके। ठीक है। वो जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो सॉल्यूट को ज़्यादा डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता होगा पहले सॉल्वेंट की निस्बत। ठीक है। तो अब इसकी कुछ खसूसियात आपने देखनी है कि क्या खसूसियात होंगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। एक तो पहली बात ये कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। दूसरी बात कि इस टेक्निक के अंदर, ये टेक्निक जो है वो ख़ास तौर पे तभी यूज़फुल है जब हमारा जो प्रोडक्ट है या जो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है जिसको हम अलग करने जा रहे हैं, वो वोलेटाइल है, यानी कि बुखारात में बदल जाता है फ़ौरन से लो टेम्परेचर पर, और या फिर क्या है, थर्मली अनस्टेबल है, हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी बात कि ये एक आसान सा तरीका है और बहुत आसानी के साथ सेपरेटिंग फनल से
इसको कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल के ज़रिए हम दो सॉल्वेंट्स की मदद से उसका अपने कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने पढ़ा पहले पॉइंट में कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ये। इक्विलिब्रियम प्रोसेस का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं, सॉल्यूट के कंपोनेंट्स, वो दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है, इक्वल रेशो में। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। और ये लॉ क्या है? It states that a solute distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentrations irrespective of the amount of solute added. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट जो भी आप सेपरेट करने जा रहे हैं, जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो दोनों लिक्विड्स के अंदर जो दो सॉल्वेंट्स आपने चूज़ किए हैं, एक में सोल्यूशन में जिसमें वो पहले से मौजूद है और दूसरा जो आप खुद डालेंगे उसके अंदर, दोनों इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में हल नहीं होते, लेकिन उस सॉल्यूट को दोनों डिसॉल्व करते हैं, लेकिन दोनों की रेशो अलग अलग है जिसमें वो डिसॉल्व करते हैं। वो कांस्टेंट रहती है वो रेशो, इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। यानी कि जितना सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसकी अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम 10 ग्राम लेकर उसको सेपरेट करने जा रहे हैं या 20 ग्राम लेकर उसको अमाउंट को सेपरेट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि चीनी जो है वो पानी में ज़्यादा हल होती है और अगर मैं तेल लूँ तो उसमें कम हल होती है। ठीक है, तो आप तेल में से चीनी को अलग करने जा रहे हैं तो आप उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी के अंदर अगर वो 90% तक डिज़ोल्व हो जाती है, पानी के अंदर ज़्यादा सॉलेबल है वो, तो वो आप बेशक आपने 20 ग्राम ली है तब भी वो 90% ही मूव करेगी पानी के अंदर। और अगर आपने वो 10 ग्राम ली है तब भी वो उसमें से 90% ही मूव करेगी पानी वाली लेयर में। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी ली है। ठीक है, तो ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल्यूट की दोनों लिक्विड्स के दरमियान, जो आपस में हल नहीं हो रहे लेकिन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं दोनों। ठीक है, डिफरेंट रेशियोज में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम एक तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे, दूसरा हम इसको नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी उसकी भी एक टाइप लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी है, उसमें अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर एक और टर्म यूज होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? ये रेशियो है दरअसल कंपोनेंट की या सॉल्यूट की एक फेज में और दूसरे फेज में, यानी एक सॉल्वेंट में और दूसरे सॉल्वेंट में। इसको K से डिनोट किया जाता है। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज। और अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टू इमिसिबल लिक्विड्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। यानी इस रेशियो को आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस की तरफ आ जाए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी कैसे है, मैंने पहले आपको डायग्राम के जरिए समझाया, अभी उसी तरह से इसको बिल्कुल करेंगे कि ये एक केमिकल एनालिसिस की टेक्निक है। इसको हम इस तरह से करते हैं कि पहले हम वो सोल्यूशन डाल देते हैं इस सेपरेटिंग फनल के अंदर जिसमें आपके पास सॉल्यूट मौजूद है, फिर सेकेंड लिक्विड आप ऊपर से डालेंगे सेपरेटिंग फनल के अंदर, फिर इसको स्टॉप पर लगाकर ऊपर ढक्कन लगाकर थोड़ा शेक किया जाएगा। ठीक है, शेक करने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे और जब थोड़ी देर स्टैंडिंग पोजीशन में ये रहेगा तो सॉल्यूट जो है अपनी जगह ले लेगा। यानी कि जिस लेयर के अंदर ऑर्गेनिक लेयर आमतौर पर ऊपर होती है और एक्वस लेयर यानी पानी वाली लेयर नीचे होती है। ठीक है, जिस लेयर में वो ज़्यादा डिसॉल्व होता है उस लेयर में उसके ज़्यादा पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे और जिसमें वो कम डिसॉल्व होता है उसमें वो कम रह जाएगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रेशो में अलग अलग हो जाएंगे। तो हम दोनों लेयर्स को अलग अलग कर लेंगे। तो कंपोनेंट जिस लेयर में ज़्यादा मौजूद है उस लेयर को हासिल करके हम उसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब ईथर के ज़रिए भी की जा सकती है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए के ज़रिए भी की जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 लेयर्स हैं इसमें। एक वाटर लेयर होती है जो आमतौर पे एक्वस लेयर नीचे होती है, और ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर होती है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये आमतौर पर या ईथर लिया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन कोई भी लिया जा सकता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लेन करेंगे, ईथर के साथ एक्सट्रैक्शन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। ठीक है, ईथर के साथ जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, आमतौर पर हम लेबॉर्ट्री के अंदर ये कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जब हमने कंपाउंड को अलग करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हम ईथर के ज़रिए एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्वस लेयर जो होगी उसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शेक किया जाएगा, फिर ईथर डालकर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे सेपरेटिंग फनल के अंदर। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होंगी वो एक्वस फेज में रह जाएंगी, एक्वस लेयर में रह जाएंगी, पानी वाली लेयर में, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ वो मूव करेगा कहाँ, ईथर लेयर के अंदर। तो जब ईथर लेयर हम इसमें से अलग करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसके साथ अलग हो जाएगा, बहुत कम अमाउंट उसकी वाटर में रह जाएगी। हम उसको दोबारा ईथर डालकर, नया ईथर उसी एक्वस लेयर के ऊपर डालकर मज़ीद उस कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार करने से ये प्रोसेस जो है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस बाय यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट्स आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कि एक ही बार ज़्यादा सारा सॉल्वेंट, अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़्यादा सारा लेकर एक ही बार करना चाहें तो उतना एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होगा, उतनी अच्छी सेपरेशन नहीं होगी जितनी कि आप बार बार रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। कि आप उसी सॉल्वेंट को, उतनी ही अमाउंट को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड करके बारी बारी आप पहले एक थोड़ी अमाउंट डालें, उसको शेक करें, उसको अलग करें, फिर और अमाउंट डालें, उसको शेक करें और उसको अलग करें। तो इस तरह एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सॉल्यूट है उसने ख़ास रेशो में ही अलग होना है। ठीक है, चाहे आप एक बार डाल दें चाहे आप बार बार डालें, तो बार बार डालने से आप ज़्यादा अमाउंट सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ हम करते हैं आयोडीन को सेपरेट। ठीक है, आयोडीन जो है ये भी पानी के अंदर पार्शली सॉलेबल है, थोड़ा सा डिसॉल्व होती है आयोडीन, और जब पानी के अंदर हल होती है तो ये I-3 की फॉर्म में होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई आयोडाइड आयन कहते हैं इसको। ठीक है, पानी के अंदर हम आयोडीन के बजाय पोटाशियम आयोडाइड डालते हैं थोड़ा सा, तो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और आयोडीन के I नेगेटिव के साथ मिलकर I3 नेगेटिव बनाती है ट्राई आयोडाइड आयन। जबकि CCl4 के अंदर ये I2 की फॉर्म में सॉल्युबल होती है। ठीक है, दोनों में इसका कलर भी डिफरेंट है। यहाँ पर जब CCl4 में की लेयर के अंदर ये आयोडीन की फॉर्म में होती है तो इसका पर्पल कलर होता है, जबकि पानी के अंदर जो आयोडाइड आयन है, ट्राई आयोडाइड आयन, ये सॉलेबल है और इसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे जब हमने अपनी सेपरेटिंग फनल के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाला हुआ है, आयोडीन डाली हुई है, पानी के अंदर डिज़ोल्व की पहले उसको, और फिर उसके ऊपर से कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया, तो फिर दोनों लेयर्स के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो जैसे जब पहले सिर्फ पानी में था तो उसका कलर ब्राउन होगा, लेकिन जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर उसको शेक करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन ज़्यादा सॉलेबल है I2 की फॉर्म में, तो ट्राई आयोडाइड आयन्स जो हैं पानी वाली लेयर से मूव कर जाएंगे कहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी ऊपर वाली लेयर के अंदर। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर में जाकर उसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, जामनी सा हो जाएगा, जबकि नीचे जो है कलर जो है ब्राउन था, पहले डार्क ब्राउन था, तो वो लाइटर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्राई आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बार बार नया कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर मज़ीद आयोडाइड आयंस को सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे कलर के चेंज की वजह से आपको वाजे चेंज नज़र भी आएगी कि आयंस मूव कर रहे हैं और कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर अब हम कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करेंगे। कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि ये रेशो है कि सॉल्युबिलिटी की, कि एक सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है, दूसरे सॉल्वेंट के अंदर कितना मौजूद है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर I2 की फॉर्म में है,
तो I2 ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड के I2 की रेशो वो ऊपर वाली लेयर में है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और नीचे I-3, ठीक है। इसकी I3-1 की फॉर्म में जब होगा तो ये एक्वस लेयर में होगा, पानी वाली लेयर में होगा, तो इसकी अमाउंट कम होगी I3-1 की, और I2 की मिकदार ज़्यादा होगी, तो K की वैल्यू लार्जर हो जाएगी। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए K की वैल्यू कितनी आती है, 85 आती है। इसका मतलब ये है कि 85 टाइम्स जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर के अंदर आयोडीन मौजूद होता है, जबकि बाकी का पानी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आयोडीन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसमें सेपरेट कर लेंगे हम उसे। ये तो छोटा सा टॉपिक हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। अब एक्सरसाइज में इस हवाले से जो क्वेश्चंस हैं हम उसको भी साथ साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज में, a water insoluble organic compound aspirin is prepared by reaction of salicylic acid with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. How will you separate the product from the reaction mixture? यानी आपको एक रिएक्शन मिक्सचर दिया गया है और इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपके पास दो जो कंपाउंड्स मौजूद हैं उनमें कुछ रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला गया है, एसिटिक एसिड डाला गया है और सैलिसिलिक एसिड डाला गया है, और आपके पास जो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस हैं वो है एस्पिरिन यानी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को आपने इसमें से सेपरेट करना है, और ये पूछा गया है आपसे कि आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप इसको इजीली सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं कि हमें पता है इस कंपाउंड के बारे में कि ये वाटर में हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबल है, जबकि लो टेम्परेचर पर यानी पानी ठंडा हो तो फिर ये इनसॉल्युबल है। तो हम पानी ठंडा लेंगे और उसके अंदर इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे, इन सब सब्सटेंसेस के मिक्सचर को, तो ये सब बाकी सॉल्युबल हैं सिवाय एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन के। एस्पिरिन इनसॉल्युबल होगा और प्रेसिपिटेट्स बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अलग हो जाएगा। उसको हम सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन, किसी एक मखसूस मेथड से सेपरेशन कर लेंगे इसकी। फिल्ट्रेशन एक मखसूस तरीके की हम यूज़ करके, क्योंकि पार्टिकल साइज़ एस्पिरिन का बहुत छोटा होता है, क्रिस्टल साइज़, तो हम छोटे पोर साइज़ वाले फिल्टर पेपर लेकर इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, बाकी का सोल्यूशन जो है फिल्ट्रेट वो नीचे चला जाएगा बीकर के अंदर, और उसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स चला जाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड भी, एसिटिक एसिड भी, सैलिसिलिक एसिड भी, ठीक है। तो इस तरह से इसको अलग कर लिया जाएगा और ड्राई कर लिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे आपको दिया गया है, वो वाटर में सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। जब इसकी प्रिपरेशन की जाती है तो ये पानी में मौजूद होता है, यानी जब प्रिपेयर होता है तो पानी की लेयर में होता है। तो आप इसका एक सेपरेशन मेथड डिस्क्राइब करें कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो अभी हमने जो मेथड पढ़ा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम उसकी मदद से इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर में भी सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होता होगा पानी की निस्बत। तो हम क्या करेंगे, इसका पानी वाला एक्वस लेयर जो है जिसके अंदर ये कंपाउंड मौजूद है उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जो एक्सट्रैक्शन फनल है उसके अंदर डालेंगे, और ऊपर से हम क्लोरोफॉर्म की लेयर डालेंगे। उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद थोड़ी देर स्टैंड करेंगे, लीव करेंगे उसको, फिर थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद उसकी लेयर्स जब अलग अलग हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या होगा कि सारी इम्प्योरिटीज़ पानी में रह जाएंगी और ज़्यादा अमाउंट जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ऑर्गेनिक लेयर में मूव कर जाएगी। ऑर्गेनिक लेयर को हम अलहदा करेंगे यहाँ से और उसको एवेपोरेट कर लेंगे ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर सकें, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश में यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसी टॉपिक के अंदर कि बार बार रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस क्यों ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल लार्जर एक्सट्रैक्शन के। एक सिंगल एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर हम ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट की इकट्ठी डाल दें तो इतनी अच्छी एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं होती। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर देखा कि एक सॉल्यूट अपने आप को दो जो ना डिज़ोल्व होने वाले लिक्विड्स के अंदर एक कांस्टेंट रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को, ठीक है। उसकी अमाउंट से कता नज़र कि कितनी अमाउंट हमने डाली है, उसकी जो रेशो है, जिस रेशो में उसने डिज़ोल्व होना है उसी रेशो में वो अलग अलग हो जाएगा दोनों लेयर्स के अंदर। तो अगर हम सिंगल एक्सट्रैक्शन करेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक ही बार ले लेंगे, तो जो एक ख़ास रेशो थी उसकी कंसनट्रेशन, फॉर एग्जांपल उसने 20% जाना था एक लेयर में और 40% जाना था दूसरी लेयर में, तो वो उसी रेशो से अलग होगा, 20 और 40 की रेशो से, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो क्या होगा, एक बार आपने 20-40 से अलग कर लिया, फिर आप दूसरी बार जो है दोबारा नया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसके अंदर डालेंगे तो अब वो दोबारा 20-40 की रेशो से अलग होगा जो बाकी रह गया था सॉल्यूट। तो इस तरह रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अलग होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ थे ये तैयार कर लेने हैं, और बाकी आप यहाँ का जो लॉन्ग टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे लॉन्ग नोट भी आ जाता है। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बताया, वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होता है फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन देखी, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, वो तैयार कर लेनी है आपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें तैयार कर लेंगे। बाज़ात इसमें ये कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली एग्जांपल जो है ये भी पेपर में आई हुई होती है, MCQs में भी आए हुए होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।